क्या कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक पूरे मुल्क को ही तबाह कर दे? उसकी जमीन, उसके खाने का अनाज, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे, हजारों बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे, और फिर वो कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरी जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही यूज क्यों ना करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज उस कंपनी की बैक पर हो, और फिर वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपागेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो कुछ उस कंपनी ने किया है अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने अपने फायदे के लिए लाखों इंसानों की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी 1833 में। लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल। दरअसल सैमुअल सी शेल्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था। 1870 में सैमुअल के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डालने वाले कैरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, और इसमें मसला ये होता था कि ये बैरल्स अक्सर औकात लीक हो जाते थे और सारा तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि ऑयल डायरेक्टली सी पोर्ट में खड़े टैंकर्स में डाला जा सके। और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में ये तेल स्विस कनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट्स जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम करती थी, और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल। लेकिन ये कंपनी सिर्फ यूरोप तक ऑयल सप्लाई कर रही थी, और उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस को ऑफर की कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे कमीशन ले ले। मार्कस के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि किसी और की कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाया जाए। लेकिन ये काफी रिस्की काम था क्योंकि रॉकफेलर्स इस वक्त हर जगह छाए हुए थे, और स्टैंडर्ड ऑयल्स के मुकाबले में कंपनी खोलने का मतलब था उनसे दुश्मनी लेना। मगर मार्कस ने किसी की परवाह किए बगैर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उस वक्त की ऑयल की भारी डिमांड की वजह से शेल बहुत जल्द दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी भी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीजें इस्टेब्लिश हो चुकी थी। एक, ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसके पास भी ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वो दुनिया पर राज करेगा। और दूसरा ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल को हरा के दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल का सबसे बड़ा मसला यह है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो ऑयल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड ममालिक के पास हैं, और दूसरा इसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना भी इतना आसान नहीं है, ये बल्कि काफी महंगा काम है। और फिर जिन कंट्रीज के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं वो बड़ा प्रोडक्टिव होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। इसलिए मार्कस के माइंड में इसका सोल्यूशन ये आया कि वो कोई ऐसा कंट्री ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स हों, वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो और वहां पर ठीक ठाक करप्शन भी हो। ये सारी कंडीशन सिर्फ एक कंट्री पर पूरी होती थी, और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स नाइजीरिया में है। इस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए शेल ने 1940s में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, और फिर नेचुरल खूबसूरती से माला माल ये कंट्री प्रॉफिट के लालच और पावर की हवस के हत्थे चढ़ गया। शेल ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियन ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट के दरमियान कोई ना आए। अब आप चाहे लोगों के पीने का पानी या किसानों के खेतों में जाने वाले पानी को जहरीला बनाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कि कहीं गलती से उनसे माचिस ना जल जाए और सारे खेतों को आग ना लग जाए। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था। कई किसान तो लिटरली इस तेल में तैरकर अपने खेतों तक पहुंचते थे। सारे नहरें तेल की वजह से खाली
हो चुकी थी। लोग पानी लेने के लिए नल खोलते तो उसमें से भी तेल निकलता। लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया। आखिरकार लोगों ने शेल के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट ही आपके पार्टनर हो तो प्रोटेस्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और ग्रेनेड फेंके गए, जिनमें 80 लोग मारे गए और 600 लोगों के घरों को आग लगा दी गई। इन लोगों का जुर्म सिर्फ ये था कि ये एक ऐसी कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने इनके पीने के पानी को और खाना उगाने वाले खेतों को जहर बना दिया था, जिसकी वजह से इनके बच्चे कैंसर से मर रहे थे। शेल को इस सारी ट्रेजेडी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 3 साल बाद ही 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग की, जिससे एक बंदे की मौत और 11 लोग जख्मी हो गए। शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि नाइजीरियन मिलिट्री कैसे एक कंपनी के लिए अपने ही लोगों पर गोलियां चला सकती है। तो भाई शेल सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, नाइजीरियन आर्मी जनरल्स को भी हैवी फंडिंग दे रहा था। इसी के साथ साथ शेल ने नाइजीरियन आर्मी को स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स, शिप्स और इवन के हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए। जब सबका कॉमन इंटरेस्ट एक हो तो फिर प्रोटेस्टर्स की वैल्यू ही क्या रह जाती है। शेल ने पैसे के जरिए सबको खामोश करवा दिया। सब कुछ शेल के कंट्रोल में था। मैसेज बहुत ही क्लियर था, जो भी शेल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।